पहले इसकी संवैधानिक योजना को समझ लेते हैं। तो एकात्मक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है उसकी। ऐसा इसलिए है कि भले उसका संविधान लिखित है, लेकिन लिखित संविधान के अंदर ये छूट होती है कि अगर आप चाहें तो उसके सारे प्रावधानों को पूर्णतः नम्य बना सकते हैं, पूर्णतः फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसके प्रावधानों को पूरी तरह से रिजिड बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो रिजिड व फ्लेक्सिबल का मिश्रण बना सकते हैं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि श्रीलंका ही नहीं बल्कि भारत व अमेरिका का संविधान भी लिखित है, लेकिन भारत व अमेरिका में फेडरल सिस्टम है। वजह, भारत व अमेरिका के संविधानों में आपको रिजिड प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के अंदर तो पूरी तरह से अमेरिकी संविधान के अंदर तो पूरी तरह से रिजिड प्रोविजंस हैं। भारतीय संविधान में रिजिड व फ्लेक्सिबल दोनों का मिश्रण है। लेकिन मज़े की बात यह है कि श्रीलंका के संविधान के अंदर आपको एक भी रिजिड प्रोविज़न नहीं मिलेगा। ठीक है, जब एक भी रिजिड नहीं है, टोटली फ्लेक्सिबल प्रोविज़न है, तो इसके पास बस एक ही विकल्प बचता है कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी हो, यूनिटरी हो। यूनिटरी के अलावा इसके पास कोई दूसरा मार्ग शेष नहीं बचता। समझ रहे हैं? अब यूनिटरी सिस्टम का मतलब हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड मोड में होगा। सारी शक्तियां केंद्रीय हुकूमत के पास होगी। केंद्रीय हुकूमत के पास होगी तब देश के भिन्न भिन्न हिस्से में रहने वाले लोग जब रिलेटिव डिप्राइवेशन का शिकार होंगे तो सरकार से डिमांड करेंगे कि हमें हमारे अधिकारों के लिए हमें कुछ स्वायत्तता मिलनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट्स के लेवल पे बड़ी बड़ी डिमांड उठाई जाएगी और निसंदेह उन डिमांड्स का संदर्भ डिसेंट्रलाइजेशन से होगा। अब डिसेंट्रलाइजेशन कैसे अपनाया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन उसे अलाउ ही नहीं करता। तो आमतौर पे हम लोग छिछले तरीके से अक्सर पढ़ लेते हैं भारत श्रीलंका के संबंधों को और बोलते हैं कि तमिलों की अमुक समस्या है, ये समस्या है, श्रीलंकाई सरकार उसे फुलफिल क्यों नहीं कर रही है। भाई श्रीलंका के अंदर, गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग। आज तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रॉडकास्ट है बिल्कुल राइट टाइम आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ हूबहू वैसे ही ब्रॉडकास्ट हो रहा है। एम आई राइट? क्योंकि यहाँ नेट की स्पीड 300 Mbps प्लस है। चलो, यस, तो हम लोग ये आरोप लगाते हैं ना कि भाई श्रीलंका तमिलों के लिए कुछ विशेष नहीं कर रहा है। वहाँ पर तमिल और सिंगला में या सिंगली आबादी के मध्य भेदभाव किया जा रहा है। ये श्रीलंका पे आरोप लगता है क्योंकि श्रीलंका की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना, अगर पॉपुलेशन वाइज श्रीलंका को देखा जाए तो दो डोमिनेंट रेस वहाँ पाए जाते हैं। एक सिंघलीज और दूसरा तमिल्स। इसमें जो सिंघलीज हैं ये समझ लीजिए कि बहुसंख्यक रूप से ये बुद्धिस्ट हैं। और तमिल्स ये मूलतः हिंदूज हैं। ये हिंदूज हैं और इनके बीच रेशियल कन्फ्लिक्ट शुरू से रहा, शताब्दियों से रहा। आपको इतिहास का एक संदर्भ बताता हूँ। जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी औपनिवेशिक दौर में, तो उस दौरान भारत के तमिलनाडु प्रांत से तमाम वर्कर्स, तमाम लेबर्स श्रीलंका में माइग्रेट कराए जाते थे अंग्रेज़ों के द्वारा। जाहिर सी बात है वहाँ पर चाय बागान वगैरह में काम करने के लिए। श्रीलंका में चाय, कॉफ़ी वगैरह खूब उत्पादित होता है। ओके वर्षा, ओके, गॉट इट।
हाँ सही कह रहे हो, मोबाइल पे। मैं एक्चुअली लैपटॉप के स्क्रीन के आधार पे कह रहा था। चलो कोई नहीं, ऑडियो वीडियो तो सब क्लियर जा रही है ना, यही चाहिए। क्योंकि बीच में मैं जब भोपाल गया था तो वहाँ ये व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से आप लोगों की क्लास इरेगुलर हो गई। और वो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि किसी दूसरे बैच को लेने के लिए ऑलरेडी ऑनगोइंग बैच को हाल्ट पे लाना, ये कहाँ की बात है, ये उचित नहीं था। बट कई दफ़ा ऐसी समस्याएं आ जाती है। हमारी कोशिश होती है कि जितना संभव हो सके भरसक कोशिश करें कि क्लास डिसकंटिन्यू ना हो। क्लास थोड़ी छोटी हो जाए वो चलेगा, बट डिसकंटिन्यू होने का मतलब कि विकल्प ही खत्म हो जाता है ना, कि अब आज की अब टेम्परामेंट डाउन हो जाता है कि आज तो क्लास हुई ही नहीं। अब यहाँ 1 घंटे हम लोग 1 घंटे भी भारत श्रीलंका के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, है ना। ब्रेक हो जाता तो फिर पेंडिंग रह जाता है कि अच्छा कल देखते हैं, परसों देखते हैं। और जैसे आज सुबह की ऑप्शनल की क्लास मेरी डिस्टर्ब हो गई, टेक्निकली वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, नया सिस्टम था। लेकिन थैंक्स गॉड कि आपकी क्लास से पहले सब कुछ रेक्टिफाई हो गया, है ना। चलो मैं चाहता हूँ कि आईआर समाप्त हो जाए, उसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशन में मूव कर जाऊँ, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी वाले पोर्शन को बाद में कर लेंगे, पहले सेकेंड पेपर को करते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि 8-10 दिन में, मतलब इस महीने के एंड तक बाइलेटरल रिलेशनशिप खास करके नेबरहुड के साथ तो क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो, तो मैं ये बता रहा था श्रीलंका के बारे में 2 चीज़ें बताया कि भाई हम लोग इंडो श्रीलंका रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो पहले इंडो श्रीलंका रिलेशनशिप पढ़ते समय भाई श्रीलंका के साथ जो हमारा संबंध होगा, इंडिया का संबंध होगा, वो इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाएगा श्रीलंका के साथ। और ठीक उसी तरह श्रीलंका के बिहाफ पे अगर देखें तो श्रीलंका का जो भारत के साथ संबंध होगा वो श्रीलंका का अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाएगा। और कोई भी देश अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप की जब रूपरेखा तैयार करता है, फ्रेमवर्क तैयार करता है, तो आपको नहीं लगता कि उस फ्रेमवर्क की बुनियाद में उसकी संवैधानिक योजना की बड़ी अहमियत होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स की, भारत की विदेश नीति का जब हम लोग निर्धारण कर रहे थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे डिज़ाइन की गई, तो निसंदेह उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को फॉलो किया गया, है ना। संविधान के जो आदर्श हैं, जिन आदर्शों पे चलते हुए हमने स्वाधीनता पाई, उन आदर्शों को हमने अपनी विदेश नीति में भी जोड़ा, है ना किशन। अहिंसा, है ना, तटस्थता, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, ये सब कुछ आपने देखा भारत की विदेश नीति में। ठीक उसी तरह श्रीलंका भी जब अपनी विदेश नीति बनाएगा या जब बनाया होगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी संवैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए ही अपनी विदेश नीति में आगे बढ़ा होगा। तो श्रीलंका की संवैधानिक योजना को समझने के लिए ये जानना जरूरी है ना कि श्रीलंका का संविधान कैसा है। तो वही मैं बताया आपको कि श्रीलंका का जो संविधान है वो एकात्मक प्रकृति का है, जबकि भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक प्रकृति का है ना। इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है। फेडरल नेचर का मतलब कि यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं। वी फॉलो डिसेंट्रलाइजेशन इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बट दैट इज नॉट द केस विथ श्रीलंका। इन श्रीलंका what you will observe is or what you will observe is all about the centralization in governance and administration। तो श्रीलंका में आपको सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिखेगी, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी यहाँ पर सेंटर और स्टेट्स के बीच आपको डिवीज़न ऑफ पावर नहीं दिखेगा। डिवीज़न ऑफ पावर भारत में दिखेगा। डिवीज़न ऑफ पावर का मतलब हुआ कि देश के अंदर जो भी निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के दौरान राज्यों की आवाज़ को भी सुना जाएगा। और जहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, ध्यान रखेंगे राज्य वहाँ भी होते हैं, लेकिन राज्य के स्तर पे जो भी अथॉरिटी होगी वो बिल्कुल सामने खड़ा होकर ये नहीं कह सकती सेंट्रल का अथॉरिटी से कि तुम्हारे पास ये शक्तियाँ हैं तो वैसी ही शक्तियाँ हमारे पास भी होनी चाहिए, वो नहीं कह सकती, क्योंकि वहाँ पर
जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसी के पास सारी शक्तियाँ होती हैं। अब देखिए, इस सेंट्रलाइज्ड मोड पे जो वहाँ का संविधान बनाया गया वो कुछ ऐसा बनाया गया जो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि सेंट्रल अथॉरिटी जब चाहेगी उसमें संशोधन कर सकती है अपनी सहूलियत के अनुसार, है ना। राज्य तो सेकेंडरी है ही है वहाँ। दूसरी बात, वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ की जननांकीय, अगर जननांकीय स्थिति देखें तो मूल रूप से दो रेस के लोग वहाँ पाए जाते हैं, दो निर्जातीय समूह के लोग पाए जाते हैं। एक को आप कह लीजिए एक तरह से सिंगलीज कम्युनिटी के लोग और दूसरे तमिल्स। सिंगलीज और तमिल्स में सिंगलीज बहुसंख्यक में है, तमिल वहाँ की अल्पसंख्यक आबादी कह सकते हैं, या सिंगलीज के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी। वहाँ मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सब हैं, बट डोमिनेंस किसका है? डोमिनेंस वहाँ बुद्धिज़्म का है, बुद्धिज़्म का। पढ़ते होंगे इतिहास में कि अशोक ने अपने बेटे बेटी को श्रीलंका में भेजा धम्म प्रचार के लिए वगैरह वगैरह, या बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो वो बुद्धिस्ट कंट्री है। ठीक है, कल्चरली हम लोग बात करेंगे कि कैसे श्रीलंका और भारत की एक नेचुरल टाई अप है, कल्चरल कनेक्टिविटी है दोनों देशों के बीच। एनीवे, सिंगलीज अधिक हैं, तमिल्स वहाँ कम हैं। आपको बताऊं, आज के डेट में जो तमिलों के द्वारा ये बात फैलाई जाती है, या सच्चाई भी है इसमें, कि सिंगलीज कम्युनिटी के लोग उनका शोषण करते हैं। हूबहू यही राग अंग्रेजी हुकूमत के दौर में सिंगलीज अलापा करते थे, सिंगलीज कहा करते थे कि तमिल हमारा शोषण करते हैं। वजह, औपनिवेशिक दौर में, ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर में, क्योंकि श्रीलंका भी उसका हिस्सा था, आपको मालूम होना चाहिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर में अंग्रेज़ों के द्वारा श्रीलंका में जो भारतीय मजदूरों का पलायन कराया गया था काम कराने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा भारत के तमिलनाडु क्षेत्र के लोग गए थे। ठीक है, मतलब तमिलनाडु क्षेत्र के जो गए थे वो अधिकांश तमिल ही थे, वो सिंगलीज नहीं थे। तमिलनाडु में कहाँ सिंगली है? कोई नहीं है, तमिल्स थे। धर्म के लिहाज से हिंदू थे, अभी भी हैं। अब चूँकि अंग्रेज अपने कामकाज के लिए उन्हें ले गए, तो जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गए, चाहे वो मजदूर बन के ही गए हों, क्लर्क किरानी बन के ही गए हों, लेकिन सरकार के बिहाफ पे वहाँ गए। तो वहाँ गए तो ऐसा नहीं कि तमिल गाँव में बस गए, नहीं, तमिल कहाँ थे? शहरों में थे, पढ़े लिखे थे। वहाँ देखिए, श्रीलंका के अंदर किशन जितने तमिल हैं ना, सबको इंडियन ओरिजिन का ही माना जाता है ना, इंडियन ओरिजिन का ही। क्योंकि वो उसी की मैं कहानी अभी बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ों के दौर में वहाँ पर शिफ्ट कराए गए थे तमिल, चाय बागानों में काम वगैरह करने के लिए। ठीक है, अब चूँकि ये सरकारी प्रतिनिधि थे, इस लिहाज से इनमें शिक्षा का भी विकास हुआ, ये शहरों में बसे, केंद्र में बसे, धीरे धीरे फ्लोरिश करने लगे। और औपनिवेशिक दौर में चूँकि सरकारी नौकरी में ये हुआ करते थे, तो इनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम नियमित बनी रही, ये प्रोग्रेसिव भी हुए। लेकिन समस्या क्या आई कि उसी समय से जो सिंगलीज हैं वो तमिलों से ईर्ष्या करने लगे, और बाद में जब औपनिवेशिक हुकूमत का दौर समाप्त हुआ, है ना, वहाँ भी लोकतंत्र के रास्ते पर लोग चलने का प्रयास करने लगे, या लोकतंत्र की आवाज़ उठाई गई। तो लोकतंत्र में तो बहुमत का ही शासन होगा, और बहुमत किसका हुआ करता था? सिंगलीज का। तो धीरे धीरे शासन प्रशासन में अब सिंगलीज का वर्चस्व बढ़ता गया, और सिंगलीज कहीं ना कहीं तमिलों से इस तरीके से ईर्ष्या भाव से ग्रस्त हो गए कि भाई इन्हीं लोगों की वजह से हमारा शोषण हुआ, हमारा ग्रोथ नहीं हुआ, सरकार के समस्त संसाधनों पर, है ना, संस्थाओं पर तमिलों का वर्चस्व था। अब इनके वर्चस्व को समाप्त किया जाए, तो एक प्लानिंग के तहत कहीं ना कहीं तमिलों को डिग्रेड करने की कोशिश की गई, इनकी पोजीशन को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। एक समय के साथ ये केवल श्रीलंका का जो आपका उत्तरी प्रांत है, जफना वगैरह वाला रीजन जो है नॉर्थ में, वहीं पर नॉर्थ और थोड़े से पूरब साइड में तमिल सिमट के रह गए, और शेष हिस्से में सिंगलीज का बहुमत बोलबाला रहा, और
इनके साथ निरंतर फिर डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, इन्हें दोहम दर्जे का नागरिक माना जाने लगा, तमाम तरह के अधिकारों से वंचित कर दिया गया और जाहिर सी बात है समय के साथ इनकी स्थिति निरंतर बिगड़ती गई।